नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के 152 विधानसभा सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। दोनों ही राज्यों ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए मतदान में कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या है इस राज्यों में बम्पर वोटिंग के मायने, करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात बंगाल के दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ममता दीदी ने क्या कही बड़ी बातें, बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के वेलूर मठ के दौरे में क्या रहा खास, दिखाएंगे खबर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या है तैयारी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छिटपिट घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुआ बम्पर मतदान, ने तोड़ा रिकॉर्ड। 91% से ज्यादा हुई वोटिंग। शुभेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी समेत 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीडी न्यूज से की खास बातचीत। कहा, बंगाल में पहली बार हुआ हिंसा मुक्त मतदान, सत्ता परिवर्तन के लिए हुई वोटिंग। टीएमसी पर निशाना साधते हुए जताया विश्वास, बीजेपी बनाएगी सरकार। तमिलनाडु में भी मतदाताओं ने 234 विधानसभा सीटों पर किया जमकर मतदान। लगभग 85% हुई वोटिंग। टूटे पिछले विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड। 4023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय। इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली कर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में चल रही परिवर्तन की आंधी। अमित शाह ने उठाया घुसपैठ का मुद्दा। ममता बनर्जी भी कर रही जमकर प्रचार। पश्चिम एशिया तनाव के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी। सरकार कर रही निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास। 5 किलोग्राम के सिलेंडर की बिक्री ने बनाए नए रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ का किया दौरा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को अर्पित किए श्रद्धासुमन। मठ में धर्म गुरुओं से भी की मुलाकात। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग के पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड दर्ज की गई है आज विधानसभा के चुनाव में। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो आज 91.52% वोटिंग हुई है, जबकि 2021 में ये लगभग 81% के आसपास थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में आज लोग घरों से निकल के आए हैं और उन्होंने वोटिंग की है। कुछ कुछ जगहों पर ये 93-94% तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग दर्ज की गई है। तो अपने आप में बड़ा हुआ बम्पर वोटिंग मतदान प्रतिशत क्या कुछ कहता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु की में भी आज बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 2026 यानी कि आज के चुनाव में करीब 84.5% वोटिंग देखने को मिली, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में ये लगभग 73% के आसपास थी। तो अपने आप में पिछले बार के विधानसभा चुनाव से तमिलनाडु की जनता बड़ी संख्या में घरों से निकल के आई। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं, युवा, सबको ही नजर आए। सबने बड़ी संख्या में इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक तरीके से योगदान सुनिश्चित किया है। ये बड़ी खबर। दोनों ही राज्यों में तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के 152 सीटों पर आज वोटिंग हुई और दोनों ही जगह बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। मतदान के आखिरी आंकड़े एक तरीके से कहा जाए, उस पर अभी अंतिम आंकड़े आना बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग के जो फिलहाल के आंकड़े हैं उसके आधार पर ये आंकड़े बहुत कुछ दर्शाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में दोनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में लोग निकल के आए।
बात बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व का पहला बड़ा पड़ाव पार हो चुका है। 16 जिलों की 152 सीटों पर 90% वोटिंग से ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली है। ये संकेत देता है कि बंगाल की जनता इस बार भी सियासी लड़ाई को लेकर बेहद उत्साहित नजर आई। एक तरफ रिकॉर्ड मतदान हुआ तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और छुटपुट हिंसा, कहीं लंबी कतारें तो कहीं टकराव की खबरें। वीरभूम में केंद्रीय बलों पर भी हमला करने की तस्वीरें सामने आई। बड़े नेताओं से लेकर आम मतदाता तक हर किसी ने अपने वोट के जरिए सत्ता की दिशा तय करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि क्या ये बम्पर वोटिंग बदलाव का संकेत है या फिर सत्ता की वापसी का भरोसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में बीजेपी या ममता, किसे चुनेगी जनता? 152 सीटों पर दंगल, किसका होगा मंगल? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 16 जिलों की 152 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ। 84 ऐसे सीटें हैं पहली चरण में, जिसमें शाम 5 बजे के भीतर ही 90% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारों से संदेश निकला कि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाताओं की जोश काफी हाई है। क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सबने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो इस बार सब यूथ मिलके, सब जनगण मिलके एकदम ठान लिया है कि अब इस बार गवर्नमेंट चेंज है। बेटरमेंट के लिए बदलाव तो सभी चाहिए, सभी को चाहिए। आम लोगों के साथ साथ राज्य के बड़े चेहरों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी, ब्रह्मपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन ने वोट डाला और सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाए। पश्चिम बंगाल की जनता ने बंगाल विरोधी भाजपा के खिलाफ वोट करने का मन बना लिया है। लेकिन इस बार भी चुनावी तस्वीरों में उत्साह के साथ साथ बवाल भी नजर आया। कहीं झड़प, कहीं आरोप प्रत्यारोप और कहीं वोटरों को डराने की शिकायतें आई। डराने धमकाने के आरोप की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटा दिया। मुर्शिदाबाद के नौदा में मतदान के बीच टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। मामले को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। हालात काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवान पूरे समय अलर्ट पर रहे। हालांकि चुनाव आयोग की कोशिशों की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बवाल कम हुआ। 21 की तुलना में गुंडागर्दी कम है। उसका बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग बहुत स्ट्रिक्ट है। इनकी गुंडागर्दी, इससे कोई नहीं डरता। अब बहुत हो गया तुम्हारा गुंडागर्दी। मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर घटना पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की गई। चुनाव आयोग बंगाल के 16 जिलों के 44,376 बूथों पर 91 मॉनिटर सेल के जरिए कड़ी निगरानी की। मुर्शिदाबाद के लिए अलग सेल खोला गया। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के रण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें सुवेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी सहित कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। इस बार चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। पहले चरण का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है। बीजेपी ने पहले चरण की सभी 152 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं टीएमसी ने 148 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। उधर कांग्रेस पहले चरण में 151 सीटों पर तो सीपीएम 98 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में कुल 929 प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। हालांकि कई जगह बवाल से लेकर तनाव की खबरें जरूर सामने आई। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अब अगला मुकाबला 29 अप्रैल को होगा, जो तय करेगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री दीदी होंगी या फिर दादा।
पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी बंगाल में सत्ता की दहलीज पार करने के लिए पूरा दम लगा रही है। इस सब के बीच जिस बंगाल में कभी कांग्रेस का दबदबा था, वही कांग्रेस अब अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी की स्थिति पहले से मजबूत मानी जा रही है। बहरहाल 4 मई को ही पता चलेगा कि कौन फूल है और कौन कांटा। कोलकाता से सौरभ दत्ता, अमरेंद्र गुप्ता और दिवांशु मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनावी संग्राम भी तेज हो चुका है और सियासत के इस रण में अब खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री ने आज दूसरे चरण के लिए कृष्णानगर और मथुरापुर में रैलियां की, तो हावड़ा में रोड शो करके लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया। हर मंच से प्रधानमंत्री ने एक ही संदेश दिया, भय बनाम भरोसा। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, तो 4 मई को परिवर्तन करके भाजपा सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने हिंसा में कमी को भी बड़ा मुद्दा बताया। साथ ही घुसपैठ, सीएए और विकास के एजेंडे पर बीजेपी का विजन सामने रखा। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार से बंगाल के विकास का विजन भी बंगाल की जनता के सामने पेश किया। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। हावड़ा में रोड शो, कृष्णानगर और मथुरापुर में चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने दूसरे दौर के लिए प्रचार कर तृणमूल के खेमे में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण का मतदान 50 सालों में ऐसा पहला अवसर है जब चुनावी हिंसा की शिकायतें सबसे कम रही। पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है, वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि तृणमूल के गुंडाराज, सिंडिकेट और अत्याचार का पूरा हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं सीए के तहत मतुआ समुदाय से लेकर अन्य को सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलेगी। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नाम शूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि 4 मई के बाद भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है।
पश्चिम बंगाल की जनता को उन्होंने विकास का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा, आवास, आर्थिक सहायता सहित कुल 10 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। अमरेंद्र और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अंदर प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनावी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर दल पूरी ताकत के साथ मैदान में है और सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता लगातार रैलियां और रोड शो के जरिए माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती, हेमंत विश्व शर्मा जैसे दिग्गजों ने बीजेपी की ओर से कमान संभाली, तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल रखी है। क्या बीजेपी का आक्रामक अभियान बंगाल की सियासत का समीकरण बदलेगा या फिर ममता बनर्जी का जमीनी नेटवर्क एक बार फिर से भारी पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। जहां आज पहले चरण का मतदान बम्पर वोटिंग के साथ संपन्न हो गया, वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है। सभी दल अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने बालागढ़ और पुरसुराह विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा संबोधित करते हुए राज्य में हिंसा, भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के मुद्दों पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने वालों को उन्होंने चेतावनी भी दे डाली। घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करते हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे।
वहीं चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी भी जमकर प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। उन्होंने भवानीपुर में शीतला मंदिर से पटुआपाड़ा तक रोड शो किया। साथ ही चौरंगी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर SIR का मुद्दा उठाते हुए राज्य में अपनी सत्ता वापसी का दावा किया। सिर्फ चालाकी से आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आप जितने ज्यादा वोट हटाएंगे, अगर 100 वोट हैं तो लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 99 वोट जरूर डालेंगे। वे बंगाल पर जितना ज्यादा हमला करेंगे, हमारी जीत उतनी ही पक्की होगी। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार संतू पान के समर्थन में रोड शो किया। वहीं उलुबेरिया, बनगांव और हारिन घाटा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती के समर्थन में चुनावी अभियान में शामिल हुए। दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही है। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। अब देखना होगा कि 4 मई को परिणाम किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर 24 परगना में विशाल रोड शो किया। रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ा था। DD न्यूज से विशेष बातचीत में अमित शाह ने भाजपा की भारी जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने पहले चरण में हुए बम्पर मतदान को बदलाव का वोट बताया। उनसे बात की हमारी संवाददाता रीमा पाराशर ने। हम उत्तर 24 परगना में हैं और पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चाहे छत हो या तमाम जगह हो, सिर्फ एक झलक पाने के लिए और अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद करने के लिए यहाँ पर महिला शक्ति, नारी शक्ति बहुत दिखाई दे रही है। भीड़, हुजूम दिखाई दे रहा है। मतलब आपको दूर तक और कुछ नहीं, सिर्फ लोग और लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जरा इस पूरे चुनाव के रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद हैं। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। हर चुनाव का इतिहास एक तरीके से पिछली बार का भी टूट गया है। क्या लग रहा है? पहली बार हिंसा के बगैर, भय के बगैर बंगाल के मतदाताओं ने मतदान किया है और ये परिवर्तन का वोट है। परिवर्तन का वोट है। आपने जब वोट देखा तो ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री ने सारे अफसरों को धमका करके, और ये SIR के खिलाफ वोट है। चलिए, अब काउंटिंग कहाँ दूर है, 5 दिन और खुश ले रहे। अमित भाई, मैं इतनी महिलाएं देख रही हूँ और यूथ देख रही हूँ बहुत ज्यादा। ये जो परिवर्तन है, क्या ये महिला वोट का परिवर्तन है या युवाओं के वोट का परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, एक लड़की भी आपका वहाँ फोटो लेने के लिए चाहते हैं। तो बच्चियां, लड़कियां सब दिख रही है। देखिए, पहले तो कितनी खुश है अमित भाई का फोटो लेकर के अपने मोबाइल। नहीं, हर जगह परिवर्तन की लहर है और बहुत समय के बाद वो भय के बगैर भरोसे से वोटिंग कर रहे हैं, इसका भी आनंद। अमित भाई, राहुल गांधी ने वोटिंग से ठीक पहले सोशल मीडिया पर डाल दिया कि तृणमूल कांग्रेस अगर सही से काम करती तो बीजेपी का रास्ता साफ नहीं होता। कांग्रेस ने पहले ही गिव अप कर दिया और इंडिया अलायंस भी लगता है टूट गया। मैं मानता हूं कि इस बात में राहुल सच्चे हैं। क्या? कि अगर तृणमूल कांग्रेस इतना बंटाधार न करती तो हमारी जमीन इतनी सरल न होती। लेकिन आप कह रहे हैं कि SIR, इसका एक श्रेय SIR को जाता है। SIR का निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। ये जो भारी मतदान प्रतिशत दिख रहा है, वो भी नकली वोट निकल जाने के कारण है। अमित भाई, अंतिम 2 सवाल। अभी तक बंगाल के इतिहास में एक अलग तरीके की विचारधारा चलती रही थी। अभी जो हम धुन सुन रहे हैं, जिस तरह से भगवा देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब एक जो नई विचारधारा है उसका एक तरीके से उत्थान हो रहा है? हमारे पहले अध्यक्ष ही बंगाल से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम पहले चुनाव में यहाँ से 5 सीटें प्राप्त करे थे, तो यहाँ एक हमारा पूरा नींव पड़ा हुआ है और मैं मानता हूँ कि इस बार हमारा संगठन मजबूत है, ममता के गुंडे पस्त पड़े हैं और हम चुनाव जीते। और भ्रष्टाचार?
भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाएगी? भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से लगाम कसी जाएगी। अंतिम सवाल अमित भाई, जीत के बाद पहला कदम क्या रहेगा अगर सरकार बनती है तो? ये नए मुख्यमंत्री तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये वो जनता का प्यार है और इतने व्यस्त शेड्यूल से बात करना भी बहुत ज्यादा ये अहम बात है। लेकिन ये आपको बता दें, मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब बाकी बातें हैं, लेकिन पहले चरण ने बीजेपी का उत्साह जरूर बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रीमा पराशर, डीडी न्यूज के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह की एक्सक्लूसिव डीडी न्यूज के साथ बातचीत। लेकिन पहले दौर का बंगाल का चुनाव क्यों अहम है, कुछ तथ्यों और आंकड़ों से आपको बताते हैं, क्योंकि सरकार की सत्ता की चाबी इस लिहाज से आगे जाती हुई नजर आती है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, पुरुष इसमें लगभग 1.84 करोड़, तो 1.25 करोड़ महिला मतदाता थे और थर्ड जेंडर भी 465 के आसपास थे। जल्दी से अगले तथ्यों को आपको बताएं तो किस तरीके से पहला दौर बेहद महत्वपूर्ण था। कुल उम्मीदवार 1478 थे, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 1311 जबकि महिला उम्मीदवार 167 थी इसमें। और मतदान केंद्रों की संख्या की बात की जाए तो 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। 2021 के नतीजों की बात की जाए इसी पहले चरण में, ओवरऑल की नहीं बल्कि इन 152 सीटों पर पिछले 2021 के चुनाव में क्या रहा था, उस समय मतदान प्रतिशत लगभग 83% के आसपास था और टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी इस 152 सीटों में से और लगभग 60.44% वोट हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी ने इन्हीं 152 सीटों में से 59 सीटें जीती थी और लगभग 39% वोट शेयर बीजेपी के हिस्से आया था इस पहले दौर की 152 सीटों की लिहाज से बात की जाए। 2021 की क्षेत्रवार तस्वीर की अगर बात की जाए तो वर्धमान में 20 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के पास 16 सीटें गई थी, बीजेपी के पास 4 सीटें आई थी। अगले अगर क्षेत्रवार की तस्वीर का हम जिक्र करें तो कह सकते हैं कि जलपाईगुड़ी की 27 सीटों में से उस वक्त टीएमसी के पास 5 सीटें गई थी, बीजेपी 21 सीट पर जीती थी और इंडिपेंडेंट के पास में 1 सीट गई थी। तो ये अपने आप में 2021 की तस्वीर। मालदा की 49 सीटों में से पिछली बार 2021 में 38 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, 11 सीटें बीजेपी के पास आई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाके जो 152 सीटों वाले हैं। मेदिनीपुर की बात की जाए, यहाँ की 56 सीटों में से 33 पर टीएमसी जीती थी तो वहीं बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये तमाम वो इलाके जहां 2021 की भी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी और इस बार क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की बात की जाए तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर। आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की नेता, इनकी गाड़ी पे आज हमला किया गया चुनाव के दरमियान। खड़गपुर सदर से दिलीप घोष बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बड़े नेता हैं। माता भांगा से निश्चित प्रमाणिक बीजेपी के, जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी उनकी अपनी पहचान है। ये तमाम बड़े प्रमुख उम्मीदवारों का जिक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से बड़े चुनावी मुद्दों की बात की जाए, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा है, अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार सवाल उठते रहे हैं, दीदी की सरकार पर सवाल उठते रहे। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसी घटनाएं रही हैं, इसकी वजह से मौजूदा चुनाव में बहुत बड़ा एक मुद्दा है महिला सुरक्षा। भ्रष्टाचार को लेकर भी कई ऐसे घपले घोटाले रहे हैं जिसको लेकर ममता दीदी की सरकार घिरती रही है। शिक्षा भर्ती घोटाला अपने आप में एक ऐसा घोटाला जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और कई बार फटकार भी लगी है ममता सरकार को। बड़े चुनावी मुद्दों में चुनावी हिंसा भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि इस बार बहुत कम हिंसा हुई है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं। बीएसएफ को जमीन आवंटन करना, जो फेंसिंग करनी है बांग्लादेश की सीमा पर, वो भी अपने आप एक बड़ा मुद्दे के तौर पर है। केंद्रीय योजनाएं बंगाल में सारी लागू नहीं होती, इसको लेकर भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। केंद्र की सरकार लगातार कहती है कि राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर रही है ममता दीदी, क्योंकि वो सभी योजनाएं लागू नहीं कर रही। तो ये बंगाल के बड़े चुनावी मुद्दों का भी हम जिक्र कर रहे थे और इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि आज का बम्पर वोटिंग किस प्रकार से एक बड़ा असर डालती है उस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बम्पर मतदान, बंगाल तमिलनाडु में किस ओर रुझान, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। माधवी अग्रवाल है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा प्रदीप चट्टोपाध्याय है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और टीएमसी के समर्थक हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप चट्टोपाध्याय जी, क्योंकि 91% से ज्यादा वोटिंग, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लगातार बीजेपी ये कह रही कि ये परिवर्तन का वोट है, और आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी, आपका कमेंट प्रदीप जी। देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि ये जरूर एंटी इनकम्बेंसी का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर का जो हैरानी किया है, तो एंटी अभी इनकम्बेंट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का जो लागू किया है जितने सारे विधियां एसआईआर के दौरान, वो है
इसलिए ये जो मतदान है ये लोगों का अंदर अपने को प्रूव करने के लिए है। जो मतदान हम अगर नहीं देंगे तो हमारा नागरिक जो सत्ता है वो प्रश्न के सामने आ जाएगा। इसलिए इतना सारा मतदान हुआ है 91%, तो हम लोग बहुत खुश है यहाँ पे जो केंद्रीय। लेकिन एक बात है, इतने केंद्रीय सीमा बल जो लागू हुआ था उसके बावजूद भी यहाँ पे 2, 4, 3 जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। उसको केंद्रीय जो सीमा बल है उसको दूसरे चरण में देखना होगा। ये नहीं होगा क्योंकि आज तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है, आप ये कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है वो चुनाव आयोग के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ना कि आपके खिलाफ। माधवी जी वही सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो दीदी के समर्थन में है। लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बाहर निकले हैं और उनके लिए प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर वोट कर रहे हैं। आप लोग का अपना दावा। माधवी जी देखिए, ऐसा है कि वोटिंग तो अच्छी हुई है और पश्चिम बंगाल हमेशा से अवेयर जो वोटर्स हैं उसके लिए जाना भी जाता है। लेकिन बात ये है कि ये कह देना कि टीएमसी जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है कि 15 साल की जो इनकी सरकार ने काम किया है उसके खिलाफ जाके लोगों ने वोट दिया है। और लगातार इस पर जो है हम चर्चा करते रहे कि बंगाल में एक तो रक्तरंजित राजनीति होती रही है और जिस तरीके से सारे विकास पूरे एकदम धराशायी हो गए हैं इस राज्य के अंदर में, और एक अलग नीति बंगाल में चलती है। ममता बनर्जी अपनी एक अलग नीति चलाने की कोशिश करती हैं जो कि पूरा राज्य जिससे अस्त व्यस्त हो गया है। और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है इस वोटिंग के थ्रू आएगा और 4 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने जो है अपनी जो प्रतिक्रिया दी है वो पॉजिटिव दी है और लोग भी चाहते हैं, क्योंकि तरसते हैं लोग। आज बंगाल जो पिछड़ता जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि जब मैं लोगों से अपने निजी तौर पे भी बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं, जो बंगाली लोग हैं उनकी मैं बताती हूँ, वो बोलते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हमारे बच्चे बंगाल में रहना ही नहीं चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शर्म की बात है। शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे होंगे हिंदी भाषी और बंगाली भी जो बच्चे जो है वो यहाँ पे मतलब रहते नहीं है, अभी जाके दूसरे राज्यों में जाके अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता है और ये कोई आंकड़े जो है हमने नहीं बनाए हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि 6,500 से ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ बंद हो चुके हैं, जो बड़ी कंपनियां। ठीक है मैम, ये तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन आज वोटिंग को लेकर बात करते हैं क्योंकि जो पैटर्न है वो अपने आप में क्या कहता है, ये इसको डिकोड करना बड़ा जरूरी है। प्रकाश जी, सवाल यही है कि जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, बंगाल की जनता ने जो अपने आप में एक बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है, इसके मायने क्या है? क्या SIR की वजह से, गलत वोटर्स का नाम हटने की वजह से ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत ज्यादा नजर आ रहा है, या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है? प्रकाश जी। नहीं आरेंद्र जी, मुझे कहीं नहीं लगता कि SIR के खिलाफ वोट गिरे हैं। मुझे लगता है कि 100 सुनार की एक लोहार थी। 50 वर्षों की अंधेरी रात के बाद अभी तो पहले चरण में पांव फटी है, अभी सूर्योदय होना बाकी है। अगले चरण के चुनाव के बाद में यहाँ सूर्योदय होगा और ऐसा सूर्योदय होगा जो 50 वर्षों के बाद में सतरंगी किरणें पश्चिम बंगाल को देखने को मिलेगी। अभी तृणमूल के जो प्रवक्ता है प्रतीक भाई, वो बता रहे थे कि SIR के खिलाफ है। ये SIR के खिलाफ बिल्कुल नहीं है आरेंद्र जी। हाल के, जब आपको याद होगा 2011 में जब 35 वर्षों के वामपंथी शासन को हटा करके तृणमूल सरकार में आई थी, तब प्रचंड लहर थी और उस समय भी 84.33% मतदान हुआ था। 2011 में भी 83.387%। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर बात करें तो 2014 में 82.22 और 2019 में 81.76। अर्थात अगर पुराने सभी चुनाव को देखें तो आज के मतदान ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये तृणमूल सरकार के गुंडों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ और लोगों को भड़काने के लिए भेदभाव की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जनता उभर करके आई है। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव ममता बनाम विरोधी पार्टी है, ये चुनाव है ममता बनाम जनता। जनता खुलकर उठी है और यहां पर आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में कितना आतंक मचा था और इस चुनाव में भी तमाम सुरक्षा के प्रबंधों के बावजूद तृणमूल के गुंडे घर घर जाकर के लोगों को डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है। उसके बावजूद जनता निकली है और जनता ने अपना हिसाब करके पहले चरण में ये दिखा दिया है कि जनता सर्वोपरि है, उसका जनादेश किस ओर जाता है। प्रदीप जी, क्योंकि राहुल गांधी का कल का बयान और वो अपने आप में लगातार आज भी सुर्खियां बना हुआ है कि ममता दीदी ने अगर पोलराइजेशन ना किया होता तो बीजेपी की राह आसान ना होती। वो आपके जो सहयोगी भी हैं इंडिया अलायंस के, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि दीदी के पोलराइजेशन का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। तो ये तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ मत प्रतिशत उस चीज को जोड़ता, को रिलेट करता नजर आ रहा है। प्रदीप जी, देखिए राहुल गांधी का जो यहाँ पे आने के बाद उसको बोलने का कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो किसके खिलाफ है वो ही नहीं जानता है।
वो इधर में आके तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं और पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस को आह्वान करता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए, हमारे साथ रहिए। तो आपने सहयोग किया था ना सर, टीएमसी ने तो सहयोग किया उनके अपील के ऊपर। हमारा लड़ाई तो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ तो हम मतदान देंगे, लेकिन राहुल गांधी का बात करते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे आके इसका जो कांग्रेस का जो बेस्टियन है, कांग्रेस का जो सीट्स है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वहाँ पे वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों को बोल रहा है कि वोट दीजिए, और उसका लड़ाई किसके खिलाफ है ये स्पष्ट करना है। और इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है जातीय स्तर पे, क्योंकि उसका इधर में आके जो इंडी अलायंस का सहयोगी दल है उसके खिलाफ वो राज्य में बात करता है, इसलिए उसका जातीय स्तर में ये खराब प्रदर्शन रहा है और अभी भी बरकरार है। और तृणमूल कांग्रेस का जो पोलराइजेशन के बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन तृणमूल कांग्रेस को क्या किया, तृणमूल कांग्रेस पोलराइजेशन के बाद। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप इस बात को स्वीकारेंगे कि आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट चुनाव आयोग के खिलाफ था, लेकिन उसी चुनाव आयोग के तहत इस बार कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जिस हिंसा वाले बंगाल की रक्त रंजित राजनीति की बात होती थी, उस लिहाज से बहुत कम, नगण्य के बराबर हिंसा देखने को मिली। कम से कम उसका लिए तो उनको धन्यवाद करेंगे चुनाव आयोग को। हाँ, हम तो ये बोल रहे हैं कि 2-3 घटना जो घटी वो भी घटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जितना पकड़ इसमें रखे थे कल शाम से या एक हफ्ते से और एक महीने से केंद्रीय सुरक्षा बल है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगले चरण में सुरक्षा और भी कड़ा कीजिए, क्योंकि ये जो मतदान होगा उसमें कोई दोहराई के मतदान नहीं होगा, जो भी फलाफल आएगा वो स्पष्ट है। टीएमसी के खिलाफ अगर होगा तो टीएमसी का खिलाफ है, भाजपा का खिलाफ है तो भाजपा का खिलाफ है, इसमें मतदान स्पष्ट है, मतदान शांतिपूर्ण है। तो ये रिजल्ट के बाद हमारा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि मतदान स्पष्ट हो, कम से कम जनता का जनादेश भी स्पष्ट आएगा, जिसके पक्ष में भी आएगा वो एक तरीके से आएगा। माधवी जी, सवाल ये है कि हर बार बढ़ा हुआ वोटिंग पैटर्न इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो एंटी इनकम्बेंसी है। आपकी अपनी सरकारों, जो राज्य सरकार है, उनके पक्ष में भी बहुत प्रो इनकम्बेंसी कई बार वोटिंग बढ़े हुए मत प्रतिशत से हुई है, तो इस बार के बढ़े हुए मत प्रतिशत को आप लोग अपने पक्ष में ही क्यों मान रहे हैं? माधवी जी, देखिए कि बंगाल का इलेक्शन थोड़ा अलग होता है और बंगाल की जनता जो है एक अलग तरीके से सोच रखती है यहाँ पर, इसीलिए बहुत लंबे समय तक मौका दिया ममता बनर्जी को। और प्रदीप जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेट कुछ जगहों पर हिंसक झड़प हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि जो झड़प हुई है इन्हीं के लोगों ने की है, तो इनको सबसे पहले कहीं और ताकने की जगह ये देखना चाहिए कि इनके लोगों को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि ये तो देखिए इतना जो है केंद्र बल यहाँ पे था, उसके बाद ये घटनाएं घट गई। सोचिए कि बंगाल में इलेक्शन कराना कितना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ये लोग बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाते हैं कि गाड़ियां भर भर के हजारों लोगों को बुलाया गया। ममता बनर्जी तो ये भी कह दिया था कि ये हम लोगों को मारने पीटने के लिए बुला रहे हैं जो केंद्र बल को। तो ये जो जिस तरीके के ये एंटी डायलॉग्स देती हैं, जो इस तरीके से लोगों को भड़काने की बातें कहती हैं, लोग अवेयर है पश्चिम बंगाल के और बहुत पढ़े लिखे हैं। आज यही कारण है कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि जो वोटिंग हुई है ये निश्चित रूप से भाजपा के सपोर्ट में जाएगी। ठीक है, आपको विश्वास है। प्रकाश जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे, क्योंकि कम से कम कोई भी जीते हारे लेकिन लोकतंत्र जीतता नजर आ रहा है कि जैसा इतिहास हिंसा का रहा है उसके मुकाबले लगभग नगण्य स्थिति है, कम से कम उस लिहाज से तो लोकतंत्र में बहुत बेहतर स्थिति और चुनाव आयोग का बेहतर काम। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने इस बार जबरदस्त काम किया है, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और आर्येंद्र जी, पहली बार यहां पर शुद्ध मतदाता सूची के साथ में काम हुआ है। शुद्ध मतदाता सूची इस संदर्भ में कि पिछले चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती थी, चाहे वो पहले की वामपंथी पार्टी हो या तृणमूल की पार्टी हो, ये मरे हुए लोगों के वोट डाल देते थे और बांग्लादेश से घुसपैठ, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को फर्जी आइडेंटिटी कार्ड दे करके उनका मतदाता कार्ड बना के उनके वोट गिरवाते थे, जो पहली बार संभवतः इस बार चुनाव में नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो तस्वीर कम से कम दिखाई पड़ रही है कि वो इतिहास जो हिंसा का रहता था वो स्थिति नहीं है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकतंत्र का महापर्व पूरे जोश और उत्साह के साथ आज मनाया गया। सुबह से ही पोलिंग बूथ्स पर लंबी कतारें और हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी ने साफ कर दिया कि जनता इस बार स्पष्ट फैसला सुनाने के मूड में नजर आ रही है। आम मतदाताओं से लेकर बड़े राजनीतिक चेहरे और फिल्मी सितारों तक हर किसी ने अपने वोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूती दी। अब सवाल ये है कि क्या उत्साह ये जो दिखाई पड़ा आज वो वापसी का संकेत है या बदलाव की बयान? क्या द्रविड़ राजनीति अपने पकड़ बनाए रखेगी या इस बार कोई नया समीकरण तमिलनाडु में देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम लोगों के साथ नेता और सितारों ने भी वोट डाला। तमिलनाडु के बोदी नायक नूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार ओ पनीर सेल्वम ने साउथ कास्ट स्ट्रीट में अपना वोट डाला। कोयम्बटूर में बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने भी चेन्नई में मतदान किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर वोटिंग की। चेन्नई में डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस मौके पर कनिमोझी ने कहा कि ये चुनाव लोगों के भविष्य के लिए है। मैं लोगों से यही कहूंगी कि अपने भविष्य, अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचें। कोई भी सरकार ये चाहेगी कि मतदाताओं के लिए सुविधा हो। चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार और टीवी के चीफ विजय ने भी मतदान किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजनेताओं के साथ फिल्मी सितारे भी मतदान में आगे रहे। अभिनेता धनुष ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। पोलिंग बूथ से बाहर रजनीकांत को देखने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं टी नगर में अभिनेता प्रभु और विक्रम प्रभु ने ठक्कर बापा विद्यालय में अपना वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने चेन्नई में मतदान किया। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैंने यहां आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूं कि जो भी सत्ता में आएंगे वे तमिलनाडु की स्थिति को बदलेंगे। तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार जनता किसे सत्ता में बैठाएगी और किसे विपक्ष का रास्ता दिखाएगी, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। तमिलनाडु में इस बार जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय था और त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते यहाँ वोटर सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर नजर आए, जिसकी वजह से अब चुनावी रण जो है बेहद दिलचस्प हो चुका है। वोटर्स ने इस बार तमिलनाडु में मतदान करके हर बार का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि चुनाव आयोग की अभी तक सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो तमिलनाडु का जो बढ़ा हुआ रुझान है उसके मायने क्या है, इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हमारा विशेष बम्पर मतदान, बंगाल तमिलनाडु में किस ओर रुझान, क्योंकि ये रुझान के मायने क्या है इसको समझना जरूरी है। और इस खबर पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार SA हेमंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल तो यही कि इस बार लगभग 85% के आसपास में तमिलनाडु में वोटिंग हुई है और 2021 की अगर बात की जाए तो ये लगभग 73% के आसपास थी। ये इतना बढ़ा हुआ वोट परसेंट, इसका मायने क्या है, किस ओर इशारा करता है ये? नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा, पत्रकार, बेंगलुरु से बोल रहा हूं। देखिए, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को रिटेन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आना बहुत मुश्किल है।
अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है करके अगर समझना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी को बदलने के लिए जो चाहिए स्टालिन को, डीएमके को, आज तक तमिलनाडु में इट वाज ए बाइपोलर पॉलिटी। ये डीएमके को छोड़ के एआईडीएमके को छोड़ के डीएमके, ऐसा एक बाइपोलर पॉलिटी था। इस बार एक यूनिक पोजीशन ले लिया है कि टीवी के पार्टी विजय ने क्या करेगा, डीएमके का वोट काटेगा नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो कितना काटेगा, तो उसका असर किस पे मतलब पड़ता है। डीएमके को अगर असर पड़ता है तो इसका फायदा किसको होगा, एआईडीएमके को होगा या बीजेपी को होगा। मुझे लगता है, मैं भी तमिलनाडु में जा चुका हूं, तमिलनाडु में कवर कर चुका हूं चुनावी 36 साल से। मुझे लगता है अगर विजय ने डीएमके की वोट काटता है तो इसका फायदा सीधा एआईडीएम को जाता है, बीजेपी को कम जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार इट इज अ ट्राइपोलर पॉलिटी, बाइपोलर पॉलिटी नहीं है, ट्राइपोलर पॉलिटी है। नंबर 1। नंबर टू देखिए, ये पॉजिटिव वोट मुझे मिलना चाहिए। आई वांट द पीपल टू वोट ए पॉजिटिव, कास्ट ए पॉजिटिव वोट इन फेवर ऑफ डीएमके। और अगर बोलने के लिए आपने क्या किया है, देखिए ऐसा मुद्दा है, देखिए डीएमके तमिलनाडु सोसाइटी इज हिंदू, पॉलिटिक्स इज द्रविडियन, तमिलनाडु पॉलिटिक्स इज द्रविडियन पॉलिटिक्स, तमिलनाडु सोसाइटी इज हिंदू। इसलिए मुझे लगता है कि ये दीपम का मुद्दा हुआ ना जी, वो दीपम जलाना नहीं जलाना, जलाना नहीं जलाना, हाई कोर्ट में गया, लोकल कोर्ट में गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन द अमंग द पीपल। अरे हमारे मंदिर में दीप जलाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट? हेमंत जी, आप जो ये बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज और इसके साथ, क्योंकि आज हमने जब वोटिंग पैटर्न देखा, इसमें यूथ और वीमेन, महिलाएं, इनकी बड़ी भागीदारी नजर आ रही है। क्या एक सेक्शन के तौर पर यूथ और महिलाओं को अगर देखा जाए तो उनके वोटिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम? देखिए, द यूथ्स आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल सोसाइटी। कब तक आप ये बोलते रहेंगे कि द्रविडियन पॉलिटिक्स, कब तक बोलते रहेंगे? 50 साल से बोलते आ रहे हैं, 40 साल से बोलते आ रहे हैं। तो द यूथ वांट चेंज, परिवर्तन चाहते हैं, युवा जनता परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है अगर वो परिवर्तन चाहने वाले युवा पीढ़ियां अगर टीवी के की तरफ या विजय की तरफ अगर चले जाते हैं तो डीएमके को बहुत नुकसान पड़ेगा। उसका सीधा असर, उसका पूरा बेनिफिट एआईडीएमके को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि एआईडीएमके का कैडर और पार्टी पूरे तमिलनाडु में फैले हुए हैं, बीजेपी उतना ज्यादा सशक्त नहीं है। बिल्कुल, आप जो बातें कह रहे हैं हेमंत जी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी पक्ष में वोटिंग पैटर्न जाए, लेकिन कम से कम जनता ने इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल के जो वोट किया है वो एक क्लियर मैंडेट की ओर इशारा तो करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमिलनाडु का इस मैटर पे हमसे विश्वास से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है, लेकिन भारत ने इस चुनौती के बीच भी तैयारी और प्रबंधन का मजबूत संदेश दिया है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर एलपीजी और ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंता, तो दूसरी तरफ भारत में सप्लाई सामान्य और व्यवस्था दुरुस्त दिखाई पड़ती है। सरकार का दावा है कि न सिर्फ एलपीजी की रिकॉर्ड आपूर्ति जारी है, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी नियंत्रित रखा गया है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा, जहाज़ों की आवाजाही और हवाई सेवाओं पर भी सरकार लगातार नजर रख रही है। पश्चिम एशिया में चल रही अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। नजीर है कि जब दुनिया के देशों में एलपीजी का संकट है, लेकिन भारत में आपूर्ति सामान्य है। मंत्रालय की माने तो भारत में कल भी 52 लाख घरों में एलपीजी की आपूर्ति हुई है। 44 से 45 लाख बुकिंग रोजाना हो रही है। डीएसी यानी वितरण सत्यापन कोड के साथ लगभग 94% की आपूर्ति रोजाना की जा रही है, जबकि व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति 70% है। आंकड़ों की माने तो अप्रैल महीने में 1,40,000 टन से अधिक व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हुई है। 5 किलोग्राम के सिलेंडर की बिक्री ने रिकॉर्ड बनाया है। 1 अप्रैल से अब तक 5 किलोग्राम वाले लगभग 17 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। इसके अलावा मार्च से अब तक करीब 5,18,000 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। बात पेट्रोल और डीजल की करें तो आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद भारत ने 6 अप्रैल 2022 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है, बल्कि 2022 में डीजल और पेट्रोल भारत ने 6 अप्रैल 2022 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है, बल्कि 2022 में डीजल और पेट्रोल में उत्पाद शुल्क को घटाया है। हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही हैं। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाज भारत पहुंचे हैं, जिनमें 9 एलपीजी और 1 क्रूड ऑयल का जहाज शामिल है। Past 24 hours, there were certain incidents of firing on the foreign flagged vessels. None of the Indian seafarers have been, injured in the firing on those foreign flagged vessels. So therefore, all the Indian seafarers in the region are safe. गल्फ क्षेत्र में हवाई सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। आज लगभग 110 उड़ानें संचालित हो रही हैं। कतर, बहरीन और इराक एयरबेस से बिना किसी रुकावट उड़ानें जारी हैं। Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. सरकार हर क्षेत्र के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक रखते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बंगाल चुनाव कार्यक्रम के बीच आज कोलकाता में बेलूर मठ का दौरा किया। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर मठ विश्व भर में आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र भी माना जाता है। अब देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ का दौरा किया। ये मठ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का वैश्विक मुख्यालय है। हावड़ा में हुगली नदी के तट पर स्थित इस मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अपनी आध्यात्मिकता और शानदार वास्तुकला के लिए ये मठ विश्व प्रसिद्ध है। पीएम ने बेलूर मठ पहुंचकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम ने मठ में धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। अगर हम मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में बनाया था। और इस मंदिर को आप देखेंगे तो इसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पांचों सारे जो धर्म हैं उस धर्म का आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, आपको वास्तुकला देखने को मिलेगी। आपको ये जो मंदिर है वो ताजमहल भी लगेगा, ताजमहल के साथ साथ वो गिरजाघर भी लगेगा, मंदिर भी लगेगा। और दक्षिण के जो मंदिर हैं उनकी जो वास्तुकला है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बेलूर मठ हावड़ा जिले में गंगा के पश्चिमी तट पर 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। विश्व के विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए ये एक महान तीर्थ स्थल है। बेलूर मठ में ही श्री रामकृष्ण देव के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। गंगा तट पर स्थित बेलूर मठ परिसर में श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के मंदिर हैं। स्वामी विवेकानंद ने जिस कक्ष में महासमाधि ली थी उसे यहाँ सुरक्षित रखा गया है। यहाँ रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन के इतिहास से संबंधित सामग्रियों की एक संग्रहालय भी है, जो इस स्थान को और अधिक आकर्षक बना देती है। कैमरामैन पीयूष के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बेलूर मठ। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे